चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने थैंक यू वैशाली। हम लोगों ने लास्ट जो इस पे कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ाई की थी लास्ट लेक्चर में, तो दैट वाज रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस। हम एक्चुअली जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऑर्डिनेंस के बारे में हमने देखा कि क्या है। हम लोग को ये पता होना ज़रूरी है कि कोई भी एक ड्राफ्ट, एक बिल, एक एक्ट, एक ऑर्डिनेंस, इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क है। तो अगर कोई भी चीज़, जब कोई प्रस्ताव आता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, जब वो प्रस्ताव होता है, जब सिर्फ वो नॉर्मल एक ड्राफ्ट होता है तो उसे ड्राफ्ट ही बोलते हैं, जब तक वो डिस्कशन के लिए लिया जा रहा है। अब वो जब ड्राफ्ट दोनों पार्लियामेंट हाउसेस से एक बोल सकते हैं कि पास हो जाता है मेजॉरिटी से, जो बिल पास हो गया। बिल पास होने से कोई कानून नहीं बन जाता है, बिल की वैल्यू नहीं है जब तक उस बिल को प्रेसिडेंट जो है एक्ट नहीं बनाते। तो उस दिन जो हम देख रहे थे वो था कि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो हम देख रहे थे कि प्रेसिडेंट एक्ट बना सकते हैं। मतलब जो पार्लियामेंट में ड्राफ्ट जो है वो बिल बन गया है, और वो ड्राफ्ट बिल बनने के बाद जब वो एक्ट बनने के लिए जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास ही पावर है उसे एक्ट बनाने के लिए, और वो जो एक्ट है वो सब लोगों पे एप्लीकेबल होता है। तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे लॉ बनाने का पावर यूज़ करके लॉ बना रहे हैं, मतलब लॉ जो सब पे एप्लीकेबल है, एक्ट बना रहे हैं। अब ये एक तरीका हो गया कि पार्लियामेंट के थ्रू जा रहे हैं। हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस की बात तब आती है जब सेशंस जो है, पार्लियामेंट के सेशंस नहीं होते हैं, रिसेस पीरियड होता है फॉर एनी रीज़न, क्योंकि मॉनसून सेशन है, विंटर सेशन है, उस पीरियड में, उस बीच में कोई इमरजेंसी है, कोई अर्जेंसी है, तब अगर कोई कानून लेके आना है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ लेके आना है, तब प्रेसिडेंट के पास पावर है। आर्टिकल 123, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर स्टेट के रिलेटेड उसके पास पावर है कोई ऑर्डिनेंस पास करने का, और प्रेसिडेंट के पास पावर है जो ऑर्डिनेंस पास करेंगे वो पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल होगा। वो ऑर्डिनेंस की उतनी ही वैल्यू होगी जितनी एक्ट की है। एक्ट जैसे सब पे एप्लीकेबल है वैसे ऑर्डिनेंस भी सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन ऑर्डिनेंस की कीमत सिर्फ तब तक है जब तक नया सेशन नहीं बैठ रहा है। जब पार्लियामेंट में नया सेशन बैठेगा तो वो सेशन डिसाइड करेगा कि इस ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाना है, मतलब फिर से वो बिल बन जाएगा जैसे ही वो सेशन होगा। तो वो ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाना है, बिल बनाना है कि नहीं बनाना है, या उसे वहीं खारिज कर देना है। अगर उन्हें लगता है कि इस ऑर्डिनेंस की अब ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट को लगता है अगर उस ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। मतलब आइडियली ऑर्डिनेंस की जो वैल्यू है, ऑर्डिनेंस की जो एप्लीकेबिलिटी है, वो सिर्फ तब तक होगी जब तक नेक्स्ट सेशन, जो पार्लियामेंट का सेशन है, वो नहीं बैठता है। अगर सेशन बैठा, उन्होंने अप्रूव भी किया उस ऑर्डिनेंस को, तो अप्रूव होने के बाद तो वो ऑर्डिनेंस रहेगा ही नहीं, वो बिल बन जाएगा। मतलब ऑर्डिनेंस की इन शॉर्ट जो वैल्यू है या जो कीमत है बोल सकते हैं कि एप्लीकेबिलिटी है, वो सिर्फ तब तक है जब तक पार्लियामेंट का सेशन नहीं बैठता। सेशन के बैठते ही उनको जो भी ऑर्डिनेंस पास हुए हैं ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड मतलब जब सेशन नहीं था, सेशन की मीटिंग नहीं हो रही थी, ड्यूरिंग दैट पीरियड जो भी ऑर्डिनेंसेस पास हुए हैं उसको सबसे पहले उनको लेना है, या तो रिवोक कर देना है या तो उसको बिल पास करना है। तो सेम हो गया। अब ये तो हो गया, हमने देखा कि ऑर्डिनेंस क्या है, बिल क्या है, एक्ट क्या है और ड्राफ्ट क्या है। एक और चीज़ है जो है रूल्स। तो ऑर्डिनेंस जो है या एक्ट जो है वो तो पास हो गया, प्रेसिडेंट ने बता दिया। अब वो और एक्ट के हिसाब से कोई भी रूल्स जो बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल रूल्स इंटरनल कोई बनाएगा। फॉर एग्जांपल एक अगर एक्ट है कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो रूल्स हैं, जो चीज़ें हैं, मतलब उसको पास किसने किया है, प्रेसिडेंट ने, बट उसके जो रूल्स बनाने हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एक्ट है फॉर एग्जांपल, जो रूल्स उसके बनाने हैं, तो वो जो खुद इंस्टीट्यूट है, सीए इंस्टीट्यूट है, वो उसके रूल्स बनाएंगे। तो रूल्स बनाने का काम प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट का नहीं है। रूल्स बनाने का काम उस अथॉरिटी का है जहाँ पे वो एक्ट लागू होगा।
तो ड्राफ्ट अलग है, बिल अलग है, एक्ट अलग है और ऑर्डिनेंस अलग है, और रूल्स तो सिर्फ उस एक्ट के अंडर जो रूल्स आएंगे, जो रूल फ्रेम होंगे वो रूल्स होंगे। तो वी गॉट टू नो कि ऑर्डिनेंस क्या है और ये सब क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास टाइम कम था तो हमने फटाफट से सिर्फ ऑर्डिनेंस पढ़ा था। अब उसके बाद कि लॉ जो है वो अप्लाइड बाय एग्जीक्यूटिव, ये तो लॉ बनाया इन सब लोगों ने, प्रेसिडेंट हो या पार्लियामेंट हो, उन्होंने लॉ बनाया अपना जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर लेके। अब ये एग्जीक्यूट जो होगा वो एग्जीक्यूशन हमने पहले ही देखा था कि लास्ट इसमें कि सेपरेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि जुडिशियल अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। अब एग्जीक्यूटिव जब अप्लाई करेंगे इस लॉ, इस एक्ट को, तब वो रूल्स बनाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो रूल बनाएगा, लेजिस्लेटिव जो है वो एक्ट बनाएगा। तो वो डिफरेंस हमको समझना है। उसके बाद हमें पता है कि प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं। प्रेसिडेंट हमने ऑलरेडी किए हुए हैं कि प्रीवियस जो डिसीशन लिए हैं कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, अगर जो प्रीवियस केस लॉज हैं, प्रीवियस जो डिसीशन लिए हुए हैं, वो उसके नीचे के सारे कोर्ट को पढ़ना, उसके नीचे के जो भी सब कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर एक कोर्ट को मानने पड़ते हैं वो सब। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी जजमेंट कोई डिसीशन दिया है तो वो प्रेसिडेंट कहलाता है, क्योंकि वो एक तरह का लॉ बन जाता है। मतलब जुडिशियल के पास भी पावर है लॉ बनाने का। एक्चुअली देखा जाए तो जुडिशियल भी कहीं ना कहीं लॉ बना रहा है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट्स, जो भी प्रेसिडेंट्स दे रहे हैं, मतलब जो भी अपने केस लॉज में जजमेंट दे रहे हैं, वो आगे चल के लॉ बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशियल के पास भी ये पावर है। अब लेजिस्लेटिव के पास तो पावर है ही, क्योंकि लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, सब कोई। तो ये लोग ही बनाते हैं जो बिल है पास होके एक्ट बनता है या ऑर्डिनेंस बन रहा है। दोनों ही सिचुएशन में लेजिस्लेटिव के पास भी पावर है कि वो लॉ बना रहे हैं, प्लस कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर है, क्योंकि लॉ अप्लाई करने के टाइम पे जो लॉ बन गया अब एप्लीकेबल है, एक्ट बन गया मतलब एप्लीकेबल है। तो लॉ बनने के बाद एग्जीक्यूटिव उसमें रूल बना रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तीनों मिलके काम कर रहे हैं, भले ही हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो भी। अब हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स पर। हमने बहुत पहले इसका फर्स्ट पार्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एक बार हम लोग सिर्फ रिवाइज देख लेते हैं कि ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को याद करने के लिए प्रियम्बल के जो वर्ड्स हैं वो हम सबको पता ही है, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है इस निमोनिक्स की याद करने के लिए, बट स्टिल कि हम लोग को अगर याद करना है तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी इज़ फॉन्ड ऑफ जलेबी। तो डी आर से होगा, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक, और सुशांत एस से होगा सोवेरियन। 3 एस जो है वो सोवेरियन, सोशल और सेक्युलर, तो ये 3 एस हो गए। उसके बाद इज़ फॉन्ड ऑफ, तो ये हमने इसलिए रखा है कि याद रहने के लिए, तो इस फॉन्ड ऑफ में कुछ नहीं है। फिर जे से है जस्टिस, एंड ए कुछ भी नहीं है। एल से है लिबर्टी, ई से इक्वालिटी, बी से ब्रदरहुड मतलब फ्रेटर्निटी, और आई से इंटीग्रिटी। तो प्रियम्बल के मेन वर्ड्स याद करने के लिए अगर हमने ये याद कर लिया तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी इज़ फाउंड ऑफ जलेबी, इज़ फॉन्ड ऑफ जलेबी। तो DRSSS एंड JLEBI, तो ये प्रियम्बल को याद करने के लिए इजी है। रिट्स हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेम में किया था, बट उसको भी याद करने का अगर ये देखें तो दैट इज़ CPM का हेडक्वार्टर्स। तो सर्शोररी हमें पता है, सर्शोररी प्रोहिबिशन क्या है, मैंडमस क्या है, हेबेस कॉर्पस क्या है, और कोवारंटो क्या है। तो रिट को याद करने के लिए भी ये है। रिट्स और ये प्रियम्बल के वर्ड्स ये थ्रू आउट द लाइफ चलने वाले हैं। मतलब हम अगर सोचें कि हमारी पढ़ाई 3 साल में या LLM वालों की 5 साल में ख़त्म हो जाएगी, तो लॉ की पढ़ाई कभी भी ख़त्म नहीं होती है। बिकॉज़ अगर जजमेंट हम पढ़ते रहें, हम देखते रहें, तो हमने ऐसा पाथ चुना है जहाँ पे लाइफ टाइम पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा रादर। अब हम आते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स के बारे में। हम ये फटाफट से देखेंगे, इसको ज़्यादा डिटेल में एलॉबरेट की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टूड भी है
साइलेंट फीचर्स ये हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक तो वो लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वी ऑल नो इट इज़ दी मतलब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कहीं भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं इसको। कॉम्प्रिहेंसिव है, एलॉबरेट अच्छे से किया है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। तो द फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस फिनोमिनॉन। ये क्यों है डिटेल्ड, इतना सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, कंट्री इतना बड़ा है, डाइवर्सिटी इतनी है, इतने सारे रिलीजन एक साथ रह रहे हैं, फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है कॉम्प्रिहेंसिव, एलॉबरेटेड एंड डिटेल डॉक्यूमेंट है। और ये बहुत ज़्यादा सोर्सेस से मिला हुआ है, इसका जो सोर्स है ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ से लेके है, क्योंकि इंडिया में इतना सब हुआ, ब्रिटिश का रूल आया, दिस दैट, तो इट इज़ बोरोड फ्रॉम मैनी प्रोविजंस from the constitution of various other countries as well as from the government of India as well। तो structural part जो है, independence of judiciary from USA से लिया है, fundamental rights from USA से लिया है। तो जिस कंट्री का जो अच्छा है उस हिसाब से, मतलब जैसे कि यूएसए का फंडामेंटल राइट्स जो है उस हिसाब से लिया गया है, तो प्रोविजंस कहीं ना कहीं और चीज़ों से भी डिराइव्ड हुए हैं। Though it is borrowed, but Indian constitution makers made sure the borrowed features were made suitable to the Indian conditions। ऐसा नहीं है कि बोरो करके मतलब अगर किसी और कंट्री में वो चल रहा है तो हमारे कंट्री में भी चलेगा, हमारी कंडीशन के हिसाब से, देश में जो सिचुएशन है उस हिसाब से that are made suitable to the Indian conditions। Though we borrowed cabinet form of governance from UK, the cabinet is not all supreme as in case of UK। अब यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो कैबिनेट है उनके पास सबसे सुप्रीम पावर होता है। हम लोगों ने भले ही कैबिनेट का सिस्टम यूके से लिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कैबिनेट के पास सुप्रीम पावर नहीं है, सबसे हाईएस्ट पावर नहीं है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि प्रियम्बल में आइडियल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। प्रियम्बल को याद करने के लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो तो हमने देख लिया, क्या है, डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी इज़ फॉन्ड ऑफ जलेबी। तो सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो to secure, committed to secure justice, liberty, equality for people, for promoting fraternity। fraternity मतलब brotherhood, तो जो सब आपस में ब्रदरहुड हो फ्रेटर्निटी में। डिग्निटी द इंडिविजुअल, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये प्रियम्बल का सार है जो उसमें सब दिया हुआ है। तो प्रियम्बल इज़ द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव्स इट इज़ कमिटेड टू सिक्योर फॉर पीपल। और यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वी ऑल नो कि गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो पीपल की सोवरेनिटी है, मतलब लोगों को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा गया है, सबसे ऊपर सोवरेनिटी ऑफ पीपल है। द पीपल एन्जॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सबको पॉलिटिकल राइट्स इक्वल है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, इकोनॉमिकली पुअर हो, रिच हो, कुछ भी हो। फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर इलेक्टिंग गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए फेयर इलेक्शंस, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि इंडिया रिपब्लिक है और इंडिया कोई भी किसी को भी कोई रूल नहीं कर रहा है इंडिया को, और जो भी प्रेसिडेंट है या कोई भी है वो भी इलेक्टेड है और उनका भी पावर जो है वो फिक्स टर्म के लिए है, दैट इज़ फॉर 5 ईयर्स। फिर उसके बाद आफ्टर एवरी 5 ईयर्स लोग जो है इनडायरेक्टली हम ही लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग पार्लियामेंट के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, अल्टीमेटली वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो आर्टिकल 1 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडिया, दैट इज़ भारत, इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो वो सब स्टेट्स का यूनियन है। फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे, तो एक अलग से चैप्टर है, दो अलग से चैप्टर है, एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ड्यूटीज़ के बारे में अभी करना बाकी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन। राइट्स ऑब्वियसली गारंटी करता है, क्योंकि अगर ड्यूटीज़ दे रहा है तो राइट्स भी दे रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्म्स द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट एवरी इंडिविजुअल इज परमिटेड to enjoy certain basic rights, and part 3 of the constitution deal with those rights which are known as fundamental right। जो part 3 है वो डील करता है fundamental rights के बारे में बताता है। the 6 FR include, जो 6 fundamental rights हैं तो वो कौन से हैं? right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion,
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो आर्टिकल 32 में भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या रेमेडीज़ दे रहा है आपके पास वो अलग से देना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहाँ किस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है तो वो अलग से ही होगा। ये राइट भी है और साथ साथ उसका प्रोसीजर भी है, इसीलिए आर्टिकल 32 में उसका प्रोसीजर दिया गया है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हमने देखे, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए किसी का, आप कोई रिलीजन चूज़ करो आपकी मर्ज़ी है, फिर कल्चर कोई भी यूज़ करो, एजुकेशन का राइट सबके पास है। तो ये सब जो 6 फंडामेंटल है, उसके अलावा और भी बहुत है जो हमने लास्ट टाइम देखे थे। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट्स जो है वो, क्योंकि रीजनेबल कंस्ट्रेंट है। इसका मतलब ये नहीं राइट टू इक्वालिटी के कुछ भी करोगे, तो कहीं कहीं आपको लॉ को ध्यान में रख के ये करना है। राइट टू फ्रीडम है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे हम, फ्रीडम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को डीफेम करने की कोशिश करेंगे, उस फ्रीडम के लिए हम लोग कुछ भी किसी को भी मार सकते हैं, वैसा नहीं है। तो इसीलिए वो एब्सोल्यूट नहीं है, वहाँ पे रीजनेबल कंस्ट्रेंट है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, कैन बी इम्पोज्ड कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी स्टेट। तो स्टेट की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंजेस हो सकते हैं। अ न्यू पार्ट 4A after the directive principle of state policy was combined in the constitution by 42nd amendment in 42nd amendment 1976 for fundamental duties। तो 4A जो है वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये वही है जो 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे आया था। तो इसमें सिर्फ ये था कि स्टेट में लोगों के पास कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ताकि सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के स्टेट की जो असेंबली होगी, फिर डिसाइडेड टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोथ फॉर सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट के लिए विधानसभा, राज्यसभा जो भी होगी वो। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव हेड। तो एक नाम के लिए हेड होगा, नाम के लिए इन द सेंस, नॉमिनल इन द सेंस वैसे नहीं है कि पावर्स डिवाइडेड होंगे कि कहाँ प्रेसिडेंट के पास पावर है, कहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। तो अपर हाउस राज्यसभा होता है, लोअर हाउस लोकसभा है। देर आर क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में क्लोज रिलेशन है, तभी एक्चुअली तीनों में ही है, बट सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर में ही है। जो जुडिशल सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, द फेडरल स्टेट इज अ स्टेट वेयर अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन्स एंड द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग एट 2 लेवल्स। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब कंट्री स्मॉल रीजन में डिवाइड हो जाता है ताकि सेंट्रल पावर अलग हो, स्टेट पावर अलग हो। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ envisaged a federal structure for India considering the geographical vastness। तो ये क्यों ऐसा है, क्योंकि खाली एक ही गवर्नमेंट होगी पूरे कंट्री में, तो वो इतना बड़ा कंट्री है, इतनी जियोग्राफिकल अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग स्मॉल रीजन में डिवाइड करना ज़रूरी है। लैंग्वेजेस के हिसाब से भी, रीजन के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात है, पंजाब है, सब जगह अलग अलग है। तो इसीलिए वो इसका फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से जियोग्राफिकली भी इतना बड़ा है, तो एक ही गवर्नमेंट, एक ही बंदा नहीं पूरा संभाल सकेगा या कोई भी, तो इसीलिए डिवाइड किया गया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बीच में पावर्स भी अलग अलग दिए गए हैं। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। तो ये सब इंडियन फेडरेशन फीचर्स हैं कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब 2 कैमरल है, 2 नज़रिए से देखता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फिर यूनियन एंड स्टेट के पावर्स डिवाइडेड हैं। स्कॉलर्स डिस्क्राइब इंडिया एज अ क्वाजी फेडरेशन और एज अ फेडरेशन ऑफ अ यूनिटरी बायस और इवन एज अ यूनिटेरियन फेडरेशन। तो जो स्कॉलर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो लोग इंडिया को क्वेसी फेडरेशन बोलते हैं, या फिर फेडरेशन विद यूनिटरी, मतलब एक हो के भी विभिन्नता है।
फेडरेशन है, यूनिटरी वाइज है, यूनाइट होके भी, मतलब एक ऐसे अल्टीमेटली अलग अलग हैं सेक्टर्स, अलग अलग स्टेट हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट फिर एक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो ये इंडिया में एक ही चीज़ है, एडल्ट जो है वो 18 ईयर्स प्लस ही होगा, तो ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है। ऑल मैन एंड वुमेन एंजॉय एन इक्वल राइट टू वोट। ईच एडल्ट मैन एंड वुमेन अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर्स हैव अ राइट टू वोट। ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू वोट इन इलेक्शंस। जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे वो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, अब अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। सिंगल इंटीग्रेटेड स्टेट विथ सिंगल सिटीजनशिप, तो इंडिया ऐसा है कि सिंगल इंडिपेंडेंट एंड सोवेरियन इंटीग्रेटेड स्टेट है। तो इसमें कुछ समझाने का मतलब, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ हमको जब आंसर आना चाहिए तब हमको पता होना चाहिए। एक्चुअली हम प्रियम्बल के एक एक वर्ड लेके भी उसके ऊपर पॉइंटर्स बना के लिख सकते हैं कि क्या बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड की बात हो रही है, तो इंटीग्रेटेड स्टेट है और सिंगल सिटीजनशिप है। ऑल सिटीजन्स एंजॉय अ कॉमन यूनिफॉर्म सिटीजनशिप, तो सिंगल इंडिपेंडेंट है, आपको एक ही इंडिया का मतलब एक ही आधार कार्ड है आपका, ऐसा नहीं है कि आप दो आधार कार्ड बनाओगे, एक यहाँ का एक कोई और स्टेट का। तो दे आर एंटाइटल टू इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम भी आपस में कनेक्टेड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट लेवल कोर्ट जो भी है, तो वो सब इंटीग्रेटेड हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कॉमन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। तो यूनियन और स्टेट के लिए सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि हर स्टेट अपने हिसाब से लॉ बना के अपने हिसाब से चल रहा है, लॉ जो है वो एक ही है पूरे देश के लिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्क्स एट एपेक्स लेवल, सबसे हाई लेवल पे एपेक्स लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे है, और बाकी अदर कोर्ट्स जो है वो हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी ये सेपरेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में हमने देखा है कि सबके पास अलग अलग अपने अपने पावर्स हैं, कोई किसी के पावर के बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। इट इज़ नेसेसरी टू सिक्योर द फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, तो ही वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि अगर उन पर कोई दबाव होगा जुडिशरी के पास, जजेस के पास, तो वो जो है वो लॉ को प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। फर्स्टली द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्रिएटेड अ सेपरेट जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिन्होंने, उन्होंने ही ऐसा बनाया है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली अलग रखा है लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव से। हो सकता है कि कभी कोई स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा कुछ गुनाह हो रहे हैं, चोरियाँ हो रही है, कुछ भी ऐसा थेफ्ट हो रहा है, लूट हो रही है, रॉबरी हो रही है, अगर वहाँ की पहले तो स्टेट के पास ही पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास ही पावर है कि वो उस पर लॉ एंड ऑर्डर लेके आए, लेकिन अगर वो नहीं लेके आ रही है, कुछ नहीं कर रही है, तब वो बात जाएगी जुडिशियल सिस्टम के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसे ही कोई नहीं बोलेगा डायरेक्टली कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, हमारे स्टेट में इतनी मारामारी हो रही है, हमारे स्टेट में इतनी चोरियां हो रही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये जुडिशियल जो काम है वो इंडिपेंडेंट काम है। हाँ, जुडिशियल भले ही बात कर सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है कहीं पे कि एग्जीक्यूटिव को, मतलब स्टेट को पूछ सकती है कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों यहाँ पे इतनी चोरियाँ हो रही है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ रिट इशू कर सकती है, क्या ऑफिसर्स को बोल सकती है कि आप क्यों काम नहीं कर रहे हो, आपको जो करना चाहिए, तो वैसा सब कर सकती है। बट ये नहीं होगा कि जुडिशरी के पास आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे कि ये होगा, तो काम ये एग्जीक्यूटिव का है। ऑब्वियसली जुडिशियल सिस्टम कैन ऑलवेज इंटरवेन एंड टेल कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब अगर कोई PIL डालता है तो एक अलग बात है, बट यूजुअली ये है कि जुडिशली जो है वो इंडिपेंडेंट काम करेगी, वहाँ पे कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा है तो जुडिशियल के पास पावर है कि वो दखल अंदाजी करेगा कि आप क्यों नहीं अपना काम प्रॉपरली कर रहे हो, आपके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्यों फॉलो नहीं हो रहा है। तो जुडिशियल के पास पावर है कि वो अगर किसी के इसमें दखल देना चाहे तो वो दे सकती है। लेजिस्लेचर पे सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन पूछ सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, बट ये लोग उसको नहीं पूछ सकते हैं। तो इसीलिए जुडिशरी जो है वो
सेपरेटली इंडिपेंडेंटली काम करती है. सेकेंडली, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंश्योर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंसेस. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया है जुडिशरी को. एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, फिनेंसेस के बारे में वो अपना खुद देखेंगी. यहाँ पे कोई उनको कुछ बोलेगा नहीं जब तक वो जुडिशरी में है. हाँ, अगर वहाँ जजेस ने भी कुछ गलत किया है तो वो जब जजमेंट मतलब जज नहीं है, जब वो रिटायर हो रहे हैं, रिटायर हो जाते हैं या उन पे कुछ एलिगेशंस हैं, उनके ऊपर कोई कंप्लेन है तो अलग बात है. अदरवाइज जुडिशरी सिस्टम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसेस का उनके पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया हुआ है. मतलब जुडिशरी को अच्छा खासा इंडिपेंडेंस दिया गया है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन. तो ही वो लोग उनकी मानेंगे. लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रॉपर रहेगा. क्योंकि अगर लोगों में डर चला जाएगा कि मतलब जो भी अक्यूज है तो डर होना ज़रूरी है. अदरवाइज उसके लिए कोई सज़ा ही नहीं होगी, जुडिशल सिस्टम ही प्रॉपर नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करेगा. अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऐसा बनाया गया है कि उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पब्लिक के या लोगों के हित के खिलाफ हो, लोगों के अच्छे के लिए ना हो. तो वो ऐसे मॉडिफिकेशन को ही अलाउ करता है जहाँ पे वो एप्लीकेबल है. कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं हो सकती. तो अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ प्रोसीजर फॉर मेकिंग मॉडिफिकेशन टू द नेशंस फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉ. The procedure of amendment in the Constitution is laid down in Part 20, Article 368. तो आर्टिकल 368 पार्ट 20 में दिया है कि कैसे कोई चीज़ को अगर अमेंड करना है. अब तक इतने सारे अमेंडमेंट आ चुके हैं तो अमेंडमेंट तो होता है, ऐसा नहीं है कि मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, बट उसका भी प्रोसीजर है जो कि पार्ट 20 ऑफ आर्टिकल 368 में दिया गया है. दिस प्रोसीजर गारंटीज द sanctity of the Constitution of the India and keeps a check on uninformed power of Parliament of India. तो ये प्रोसीजर गारंटी करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास ही मेन सैंक्शन है और वो चेक कर सकता है अगर प्रेसिडेंट ने भी कोई अपने पावर को अनइनफॉर्म चीज़ से यूज़ किया है तो उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि प्रेसिडेंट भी कोई ऐसा रूल नहीं बना सकता है जो गलत हो या जो सही ना हो. जुडिशल रिव्यू हमेशा जो केस पास हो गए हैं, जो केस पे जजमेंट आ गया है, उसके बाद भी रिव्यू किए जाते हैं जो भी जजमेंट है. ऐसा नहीं है कि एक बार किसी कोर्ट ने कुछ पास कर लिया तो वो हो गया. तो जुडिशरी हैज़ अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ ऑल्सो मेड इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. तो ये हमने ऑलरेडी देखा कि जुडिशल जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव से ऊपर उठ के. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया stand at a peak of single integrated judicial system. तो सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का एक हेड एपेक्स बॉडी है. इट ऑपरेट्स एज डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स को कोई डिफेंड कर रहा है, कोई बचा के रख रहा है तो वो जुडिशियल पावर है. एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचा के अगर कोई रख रहा है. अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल पावर्स. तो उनको अगर कोई डिफेंड करके रख रहा है तो दैट इज द जुडिशियल पावर, दैट ऑफ कोर्स मतलब सुप्रीम कोर्ट. तो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रीन है वो क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन इज एन इंडियन जुडिशियल नॉर्म दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सर्टेन बेसिक फीचर्स that cannot be changed or destroyed through amendment by the parliament. तो बेसिक स्ट्रक्चर ये बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी मॉडिफिकेशन के, किसी भी अमेंडमेंट से अमेंड नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए. तो ये जो चेंजेस की बात है, मॉडिफिकेशन की बात है, वो मॉडिफिकेशन हो सकती है बाकी चीज़ों में, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि डेमोक्रेसी पे है या फिर चलो प्रियम्बल में एक वर्ड ऐड हुआ था बाद में, तो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, उसमें अमेंडमेंट नहीं होंगे. पार्लियामेंट उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती, ना ही पार्लियामेंट के पास पावर है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा मिलकर भी करें, कि वो डिस्ट्रॉय कर सके, चेंज कर सके जो बेसिक फीचर है उसको. बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव नॉट बीन ओपनली डिफाइंड बाय जुडिशरी, बट बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशरी ने अभी तक ओपनली डिफाइन नहीं किया है. एटलीस्ट 20 फीचर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज बेसिक और असेंशियल्स.
तो ऐसे बेसिक फीचर जो असेंशियल फीचर्स हैं, जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता, जिनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्वैश नहीं किया जा सकता, तो ऐसे वाले जो 20 फीचर्स हैं अब तक वो बताए गए हैं कि वो बेसिक हैं, जो असेंशियल है। कोर्ट ने बताया है बहुत सारे केसेस में कि ये चीज़ को तो आगे बढ़ा जा ही नहीं सकता, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होंगी उनको कहीं भी हानि या हार्म नहीं होना चाहिए, तो हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर. Indira Gandhi versus Raj Narayan case and also in Minerva Mills case, it was witnessed that the claim of any particular feature of the constitution to be basic feature would be determined by the court in case that comes before it. तो कोर्ट को कोई भी केस आ रहा है तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि ये जो बेसिक 20 फीचर्स हैं वो कहीं हार्म तो नहीं हो रहे हैं, वो कहीं स्क्वैश तो नहीं हो रहे हैं, वो रिटेन होने चाहिए, उनको ख़त्म नहीं होना चाहिए. अब बात आती है सेक्युलरिज्म की. तो कोई भी कंट्री वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जिसमें इतने सारे रिलीजन्स एक साथ रह रहे हो. In view of such diversity, the Constitution guarantees complete freedom of all religion to all. सबको अपना रिलीजन फॉलो करने का पूरा हक है. तो ये यहाँ की सेक्युलरिज्म है. The citizens of our country are free to follow any religion. They enjoy equal rights without any distinction of caste, creed, religion or sex. वो मेल है, फीमेल है, क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, क्या क्रीड है, सबको सेम इक्वल राइट्स हैं. The state does not discriminate against anyone on the ground of his religion, nor can state compel anybody to pay taxes for support of any particular religion. तो स्टेट कभी ये भी नहीं बोल सकती कि एक रिलीजन के बारे में इसको सपोर्ट करो और यहाँ पे ज़्यादा टैक्सेस पे करो. तो रिलीजन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं होगा. दिस इज़ व्हाट द सेक्युलरिज्म इज़, कि कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती कि ये रिलीजन को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा या ये रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए आप लोग ज़्यादा टैक्स भरो. ये सब कहीं भी नहीं होगा, बिकॉज वी आर इन अ सेक्युलर स्टेट. तो एवरीबडी इज़ इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस. जिसको प्रोफेस करना है, जिसको मानना है वो मान सकते हैं. कंसाइंस जो आपका मन मानता है जिस भगवान को, जिस रिलीजन को, या नहीं मानता है जिसको नहीं मानना है, तो जो करना है करो. सेक्युलरिज्म यही कहता है कि आपको कहीं भी कोई भी पाबंदी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द रिलीजन. द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स. वो इंसान का निजी मामला है. एंड प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम इंटरफियरिंग. तो कोई भी पंकज जी कुछ बोला आपने? सॉरी सॉरी, गलती से. नो प्रॉब्लम. तो the constitution regards religion as a private affair of individuals and prohibits the state from interfering with it. तो कोई गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती. The constitution also grants various cultural rights to minorities. लेकिन सेक्युलरिज्म में ये भी आता है कि अगर कोई माइनॉरिटी है तो उनका रिलीजन दब नहीं जाए, उनके कल्चरल राइट्स दब नहीं जाए, इसीलिए उनको वेरियस कल्चरल राइट्स दिए जाते हैं माइनॉरिटीज़ को, ताकि अल्टीमेटली ये हो कि इक्वालिटी बरकरार रहे. इंडिपेंडेंट बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेट अप वेरियस इंडिपेंडेंट बॉडीज़ एंड वेस्टेड देम विद पावर्स टू एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. एग्जाम्पल क्या है? इलेक्शन कमीशन है, वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है. वहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन है, कैग है, फिनेंस कमीशन है, ये एक्चुअली पार्लियामेंट पे, गवर्नमेंट पे भी नज़र रखते हैं. ये इतनी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है कि आप ये बोल सकते हो कि ये चाहे तो जैसे कि कैग है, वो देखेगी कि गवर्नमेंट ने, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है वो ऑडिट करेगी कि गवर्नमेंट के जो भी फंड्स हैं वो कहाँ आए, कहाँ खर्च हुए, कैसे आए, क्या. फाइनेंस कमीशन ये देखेगी. इलेक्शन कमीशन देखेगी कि इलेक्शन प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. मतलब अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन तो पार्लियामेंट जो है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर है, उसको भी, उसके भी ऊपर है या उसके साथ ही चल रही है. तो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है. यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, बट दे हैव सेपरेट पावर्स. These institutions have been provided with security of tenure. इनका tenure secured होगा. Fixed service conditions होगी to ensure that they are not susceptible to whims of either the legislature or executive. तो कहीं भी उनको legislature और executive जो है वो इनको whims, वो इनको कंट्रोल ना कर पाए. तो for this reason वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं. एमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं देश में. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स
elaborate provisions to deal with those challenges that pose a threat to country's security and unity. अगर country की security या unity की बात आती है तो emergency provisions होते हैं कि कहाँ emergency में क्या चीज़ें करनी है, जो भी कुछ है तो वो उसके लिए अलग से constitution में provisions दिए गए हैं. 3-tier government है तो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से वी हैव रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज एज एन एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल टीयर ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन हमारे पास रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ भी है कि ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, कॉरपोरेशंस है. तो ये सब जो है वो 2-tier 3-tier गवर्नमेंट है. 3-tier हुआ क्योंकि सेंट्रल हुआ, फिर स्टेट हुआ, और उसके नीचे ये जो रूरल बॉडीज़ है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, अर्बन बॉडीज़ है, वो सब हो गया. दिस सेक्शन फुलफिल्स द ड्रीम ऑफ गांधी जी टू सी अ सेल्फ फंक्शनिंग विलेजेस इन इंडिया. तो ये 3-tier गवर्नमेंट जो है वो गांधी जी का ये जो सेल्फ फंक्शनिंग विलेजेस है, विलेजेस खुद ही फंक्शन करे वो चाहते थे, तो वो इससे पूरा होता है. तो प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955. हमने डोमिसाइल का अलग से पूरा चैप्टर किया हुआ है, दैट ऑल्सो टॉक अबाउट सिटीजनशिप. बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है पार्ट 2 के सिटीजनशिप क्या है. द सिटीजनशिप एक्ट 1955 and its amendments deal with the acquisition and termination of citizenship in India. तो कौन इंडिया का सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है और कौन इंडिया का सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है उसका. मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड सिटीजनशिप्स राइट्स फॉर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, NRI एंड पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब इंडियन ओरिजिन का ही है बंदा, वो उसके मदर एंड फादर इंडियन है और वो बॉर्न इंडिया में हुआ है, हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. नॉन रेसिडेंट इंडियन, ऐसे इंडियन जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, बाहर पढ़ाई करने गए हैं या नौकरी करने गए हैं, तो वो हो गए नॉन रेसिडेंट इंडियन. तीसरा हो गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. तो ये भी सेम ही है एक्चुअली, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है. जो बाहर रहने वाला इंडियन सिटीज़न है, तो ये बाहर रहने वाला इंडियन सिटीज़न और नॉन रेसिडेंट इंडियंस में क्या फ़र्क है देखते हैं. नॉन रेसिडेंट इंडियन जो होगा वो जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स जो होता है वो होता है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ जो है वो बंदा अगर इंडिया में रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट इंडियन होगा. लेकिन अगर उससे कम पीरियड के लिए रहा है तो वो क्या बन जाएगा, ओवरसीज इंडियन सिटीजन. मतलब उसके पास इंडिया का पासपोर्ट तो है बट वो बाहर रह रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि सिटीजनशिप कैसे डिटरमाइन किया जाता है. द टर्म सिटीजनशिप रेफर्स टू द एन्जॉयमेंट ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ एनी कम्युनिटी और स्टेट इन विच अ सिटीजन एन्जॉयज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. तो सिटीजनशिप का जानना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर वो सिटीजनशिप है उसके पास तो वो फुल मेंबरशिप की एन्जॉयमेंट उसे मिलेगी, उस स्टेट की, उस कम्युनिटी के सारे राइट, सारे जो भी उसके पावर्स होंगे एज अ सिटीज़न, वो वोट कर सकता है, वो उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी, उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, उसके पॉलिटिकल राइट्स क्या होंगे, क्या वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है कि नहीं, क्या वो वोट कर सकता है कि नहीं. तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 उस चीज़ को डिसाइड करता है. इट कैन बी डिफाइंड एज लीगल रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल विथ अ पर्टिकुलर स्टेट. तो ये ऐसा बोल सकते हैं सिटीजनशिप मतलब कि लीगल रिलेशनशिप विद द स्टेट. नॉर्मल होता है रिलेशनशिप, किसी के साथ अगर रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ है, मदर एंड फादर है, तो वो रिलेशन विद अ पर्सन हुआ. लेकिन कंट्री के साथ आपका रिलेशन क्या है वो डिसाइड करेगा सिटीजनशिप. मतलब आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आप NRI हो, आप ओवरसीज सिटीज़न हो, आपका रिलेशन क्या है कंट्री के साथ, तो वो रिलेशन को डिफाइन करता है सिटीजनशिप. इट कैन बी डिफाइंड एज लीगल रिलेशनशिप बाय एन इंडिविजुअल विथ अ particular state which is expressed by pledging his loyalty towards the state and by carrying out duties like paying taxes. अब अगर उसका रिलेशन इंडिया के साथ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में ही रहने वाला बंदा है, यहाँ का ही डोमिसाइल है, तो उसको यहाँ पे टैक्सेस भी भरने होंगे. सर्विंग इन द आर्मी ड्यूरिंग नीड, अगर ज़रूरत है तो वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है. आर्मी में वो हो सकता है क्योंकि उसका रिलेशन क्या है इंडिया के साथ, उसका क्या रिलेशनशिप है विद द स्टेट, मतलब विद द कंट्री अल्टीमेटली, कि वो क्या है, वो NRI है कि वो फुल टाइम इंडियन है, डोमिसाइल है, क्या है. तो रेस्पेक्टिंग नेशनल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़, तो ये सब उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगर आपका देश के साथ क्या रिलेशन है उस हिसाब से आपको
फुल मेंबरशिप राइट्स होंगे, आपको पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनकॉर्पोरेटेड अ जनरलाइज्ड प्रोविजन थ्रू आर्टिकल 11 ऑफ द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप बाई लॉ। तो आर्टिकल 11 जो है उसमें ये बात बताई गई है कि सिटीजनशिप जो है उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। कोई बोल देगा वो इंडियन है तो उससे वो इंडियन नहीं हो जाएगा। When it adopted the constitution, it brought into force part 2 of constitution of citizenship with article 5 to 11 dealing with it the state as follows। तो article 5 से 11 ये बात करता है। अब हमने डोमिसाइल के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, बट आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि जो इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न हुआ है तो वो तो इंडिया का डोमिसाइल ले सकता है, मतलब वो बता सकता है कि वो इंडिया का सिटीजन है। आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वर बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी एक पेरेंट भी अगर इंडियन है तो भी वो डोमिसाइल ले सकता है। हु हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years immediately preceding such commencement shall be citizen of India। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है इंडियन टेरिटरी में 5 साल या 5 साल से ज़्यादा अगर वो रह रहा है तो वो बोल सकते हैं कि चलो अभी 5 साल से रह रहा है तो वो डोमिसाइल ले सकता है, मतलब सिटीजनशिप उसको मिल सकती है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? ये तो आर्टिकल 5 बता रहा है कि कौन होगा जो डोमिसाइल होगा इंडिया में। एक तो वो बॉर्न खुद हुआ है, या तो उसके दोनों में से कोई एक पेरेंट बॉर्न हुआ है, या तो ये और है, तीनों कंडीशन नहीं चाहिए, तीनों में से कोई भी एक चाहिए। या तो खुद आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, या तो आपके दोनों पेरेंट्स या दोनों में से कोई एक पेरेंट भी इंडिया में बॉर्न हुआ है। तीसरा, आप पिछले 5 साल से 5 या 5 से ज़्यादा साल से इंडिया में रह रहे हो तो आप यहाँ के डोमिसाइल के लिए अप्लाई करो। फिर आर्टिकल 6 बात करता है rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from the territory now shall included in Pakistan shall be deemed to be citizens of India at commencement of constitution। तो जैसे कि पंजाबीज और सिंधीज पार्टीशन में पाकिस्तान से यहाँ आए थे, तब वो पाकिस्तान था भी नहीं, तब वो इंडिया ही था। तो अब जो वो पाकिस्तान बन गया है, पहले वो इंडिया था। अगर वो लोग यहाँ आए हैं तो आर्टिकल 6 के हिसाब से वो लोग भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, क्योंकि तब जो पार्टीशन के पहले की बात है तब वो पाकिस्तान कंट्री नहीं था, वो बाद में ही पाकिस्तान बना, उसके पहले वो जो था वो इंडिया ही था। तो आर्टिकल 6 ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देता है जो माइग्रेट हुए हैं इंडिया में, जो अभी इंडिया है लेकिन तब जो है वो अगर अभी वो पाकिस्तान है तब वो इंडिया था, और वहाँ से जो लोग आए हैं इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम से, तो वो ऐसा ही माना जाएगा कि वो इंडिया के सिटीजन्स हैं। आर्टिकल 7 बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 March 1947 बट रिटर्न टू इंडिया सब्सिक्वेंटली। ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान में माइग्रेंट, मतलब यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे 1 March 1947 के बाद, लेकिन बाद में वापस इंडिया आ गए। मतलब जब डिवीज़न हो गया, पार्टीशन हो गया, उसके बाद पाकिस्तान चले गए, उसके बाद फिर से आप वो लोग वापस आ गए कि वहाँ रहने की कंडीशन नहीं है या व्हाट्सएवर रीज़न के लिए, तो उनको भी आर्टिकल 7 जो है वो सिटीजनशिप का राइट देता है। आर्टिकल 8 बात करता है दीज आर राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड मैरिज। 3 कंडीशन है, या तो आप काम करने के लिए बाहर गए हो तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, सिर्फ एजुकेशन के लिए बाहर गए हो या मैरिज के हिसाब से आप बाहर गए हो, ऐसे लोगों को भी राइट ऑफ सिटीजनशिप होगा। मतलब किसी फीमेल की शादी हो गई और वो बाहर किसी कंट्री में चली गई है तो उसके पास इंडियन डोमिसाइल अगर वो चाहे तो मिल सकता है, मतलब सिटीजनशिप मिल सकती है। आर्टिकल 9 बात करेगा पर्सन्स हु वॉलंटरीली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट विल नॉट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए, एजुकेशन के लिए बाहर गए या मैरिज के लिए बाहर गए, वहाँ जाके उन्होंने वहाँ की कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो सकते हो। मतलब ये रिलेशन है ना एक कंट्री के साथ, तो आप 2 लोगों के साथ तो रिलेशन में नहीं रह सकते हो, आइदर आप वहाँ के रहो आइदर आप यहाँ के रहो। तो एक बार अगर आपने किसी और कंट्री का स्टेट, फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप अक्वायर कर लिया तब आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो सकते हो।
मतलब उसके लिए फिर अलग प्रोविज़न होगा। आप नॉर्मल जो सिटीज़न होगा इंडियन सिटीज़न वो नहीं हो सकते हो। आर्टिकल 10 बात करता है एवरी पर्सन हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया अंडर एनी प्रोविज़न ऑफ दिस पार्ट विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। अब ये भी बताना ज़रूरी है कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8 जो भी लोग हैं, जो भी इंडियन सिटीज़न हैं, जो भी इंडियन सिटीज़न बन रहे हैं, तो मतलब जो इंडिया में लॉ है वो आप सब पे लागू होता है बाय डिफ़ॉल्ट। हम सब पे लागू होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो सारे लोग इंडियन सिटीज़न खुद को मान रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, डोमिसाइल लिया है, बॉर्न हुए हैं, उनके आइदर पेरेंट बॉर्न हुए हैं, 5 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहे हैं या पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं फिर भी इंडियन उनके पास सिटीज़नशिप है, आधार कार्ड यहाँ का है, सब यहाँ का है, एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं, मैरिज के हिसाब से गए हैं, कोई भी रीज़न से गए हैं, अगर आपके पास इंडियन सिटीज़नशिप है तो इंडिया का कानून आप पे लागू होता है। चाहे आप बाहर भी कुछ गुनाह करोगे तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपको पकड़ के यहाँ लेके आ सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इंडियन सिटीज़न हो। Citizenship Act of 1955 and its amendment. Citizenship Act of 1955 deals with the acquisition and termination of citizenship after the commencement of Constitution. The provisions under it include, तो सिटीजनशिप जो एक्ट है उसके अमेंडमेंट्स क्या बोलते हैं, तो ये जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है उसने क्या किया, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की भी बात की है कि कहाँ कहाँ सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। अ पर्सन born in India after 26th of January 1950 would be citizen of India except those of children of diplomats and enemy aliens cannot be citizen of India by birth. अब अगर कोई ऐसे डिप्लोमेट है जो इंडिया में आए हैं, दूसरे कंट्री के कोई एम्बेसडर है या कोई एलियन मतलब एनिमी कंट्री का कोई बंदा है, तो उन लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी बॉर्न हुए हैं इंडिया में वो सारे लोगों के पास इंडियन सिटीजनशिप होगी। एनी पर्सन born after 26 January 1950 would be citizen of India subject to certain requirements. For example, either parent, mother or father be a citizen of India. तो ये तो हमने देखा, ये तो ऑलरेडी है ही कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी यहाँ पे बॉर्न हुआ है, अगर बॉर्न नहीं हुआ है उसके पहले आफ्टर 19 ये बॉर्न हुआ है या फिर उसके पेरेंट्स जो हैं वो बॉर्न हुए हैं तो भी वो इंडियन सिटीजन है। सर्टन कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म मैनर। तो कोई कोई ऐसे सिटीजनशिप होगी जहाँ पे उनको फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन देना है, मतलब कहीं ऐसी सिचुएशंस होगी कि पेरेंट्स हैं इंडियन बट यहाँ नहीं थे, उसका बर्थ यहाँ नहीं हुआ था, कोई भी चीज़ें ऐसी है तो उनको जो है वो प्रेस्क्राइब मैनर में फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करके सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। फॉरेनर्स could acquire Indian citizenship by naturalization on certain conditions. Foreigners को भी अगर Indian citizenship चाहिए तो उसके लिए certain conditions है और कुछ चीज़ें हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर वो कंडीशन प्रोविजंस फिट होते हैं तो ही उनको मिलेगा। इफ़ एनी टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड स्पेसिफाई दी कंडीशंस फॉर बिकमिंग सिटीजन्स। अब अगर इंडिया ने कोई टेरिटरी है जो अभी इंडिया में आ गई, पहले इंडिया में नहीं थी, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी कोई भी आजू बाजू का कंट्री अगर इंडिया में आ गया और पहले वो इंडिया नहीं था, बाद में इंडिया हो गया, तब ऐसे सिचुएशन में ये बताया गया है पहले से ही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडीशंस बताएगी, सिचुएशन बताएगी कि वो लोग कैसे इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं। उनको भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म भरना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया में बॉर्न तो हुए नहीं है, वो किसी और कंट्री में बॉर्न हुए हैं। अब वो कंट्री अगर इंडिया ने एक्वायर कर लिया तो वो सब इंडियन कहलाएंगे, तो उसके लिए उनको सिटीजनशिप जो मिलेगी उसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा जो ये इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है। The citizenship could be lost by termination, renunciation, deprivation on certain grounds. कुछ ऐसे ग्राउंड्स होंगे जहाँ पे सिटीजनशिप चली जाएगी आपकी। तो एक तो रीज़न ये होगा कि टर्मिनेट हो जाएगी, आप बोलोगे कि आपको परमानेंटली फॉरेन शिफ्ट होना है या कोई और रीज़न की वजह से आपने कोई ऐसा काम किया है, रिनाउंसिएशन किया है, देश को छोड़ दिया है, रिनाउंस कर दिया है, मतलब कंट्री को ही छोड़ दिया है, या कोई और ऐसा कुछ टेररिज्म है, डिप्रिवेशन, कुछ
ऐसी कोई चीज़ें हैं जहाँ पे सर्टन ग्राउंड्स में आपकी सिटीजनशिप लॉस्ट हो सकती है। द सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री वुड हैव द स्टेटस ऑफ अ कॉमनवेल्थ सिटीजन इन इंडिया। तो कॉमनवेल्थ कंट्री जो होगा, मतलब जो इंडिया है, तो जिसकी सबकी संपत्ति एक है, जो सब हम बोलेंगे कि हमारी देश खुद एक है, एक ही सब जो भी कारोबार है सब देश का एक ही साथ है, तो वो जो सिटीज़न है उसके पास स्टेटस ऑफ कॉमनवेल्थ सिटीज़न इन इंडिया होगा। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1986 में जो आया था वो ये कहता है कि दिस एक्ट स्पेसिफिकली डील विद द सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। ये आसाम के स्टेट की बात करता है। इट मैंशंस दोज इलीगल माइग्रेंट्स। इसको अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत इसीलिए थी क्योंकि आसाम में तब बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आते थे, जैसे अब कैलकाटा में आते हैं। तो इट मैंशन दोज इलीगल माइग्रेंट्स टू गेट सिटीजनशिप टू नीड टू बी रजिस्टर्ड विद इंडियन कॉन्सुलेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो उनको अगर सिटीजनशिप है, उनका इलीगल माइग्रेंट्स जो है उसके बारे में दिया गया है कि उनका क्या फॉर्मेट है, कहाँ उनका सिटीजनशिप वैलिड है, कहाँ नहीं है। तो ये आसाम के स्टेट के रिलेटेड ही था जो 1986 में अमेंडमेंट आया था। और फिर 1992 में जो अमेंडमेंट आया तो वो बात कर रहा था कि एनी पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया इज कंसिडर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्चू ऑफ सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब कि उसकी नीचे की ये पीढ़ी। तो अगर उसके पेरेंट्स दोनों में से कोई एक सिटीजन थे एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके बर्थ के टाइम पे अगर उसके पेरेंट इंडियन के सिटीजन थे, तो अगर उनको चाहिए तो वो इंडियन की सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये बात हुई 1992 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट में। मतलब उस बच्चे के बर्थ के टाइम पे उन पेरेंट्स का क्या सिटीजनशिप था। बाद में भले उन पेरेंट्स का सिटीजनशिप कुछ और हो, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड अगर उनका सिटीजनशिप इंडियन है तो वो बच्चा इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। ऐसा 1992 के अमेंडमेंट में पास हुआ। फिर 2003 का अमेंडमेंट आया जो बात करता था ओवरसीज सिटीजन्स रिगार्डिंग देयर रजिस्ट्रेशन राइट्स इन इंडिया। जो बाहर रहते हैं, ओवरसीज सिटीजन है, मतलब जिनका काम बाहर है, शिप में रह रहे हैं, प्लेन में रह रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, तो उनके राइट्स क्या होंगे, उनके रजिस्ट्रेशन कैसे होगा सिटीजनशिप का, उसके बारे में 2003 में ही आया है अमेंडमेंट होके। पहले भी था लेकिन अमेंडमेंट उसमें आई है। फिर 2005 में और एक अमेंडमेंट आया जो बात करता है रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। इट प्रोवाइड्स फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप टू PIO ऑफ 16 कंट्रीज। तो ऐसे कौन से लोग होंगे जिनको ड्यूअल सिटीजनशिप होगी, मतलब यहाँ का भी सिटीजनशिप हो गया, ऑस्ट्रेलिया का भी सिटीजनशिप हो गया। तो 2005 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि कहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप मिलना चाहिए। मतलब टू PIO ऑफ 16 कंट्रीज़, जो 16 कंट्रीज़ के PIO हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको 2 कंट्रीज़ की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, एक इंडिया की और एक जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं। तो 2 कंट्री का सिटीजनशिप मिल सकता है। ऐसा सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2005 में ऐसा आया जो कि पार्लियामेंट में पहले तो ड्राफ्ट हुआ था, ड्राफ्ट के बाद वो बिल पास हुआ, बिल के बाद वो एक्ट बना। तो ये अमेंडमेंट एक्ट बना, लेकिन फिर भी प्रोसीजर वही होगा कि प्रेसिडेंट जो है उसे एक्ट को उस बिल को पास करेंगे, अप्रूव करेंगे, तभी एसेंट देंगे, तब वो एक्ट बनेगा। अब मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप क्या है? एक तो बर्थ से मिल जाएगा, दूसरा बर्थ मतलब आपका बर्थ ही इधर हुआ है तो बात ही ख़त्म हो गई है। तो दूसरा रजिस्ट्रेशन से मिल जाएगा अगर बर्थ नहीं हुआ है, कुछ और कंडीशंस है जो हमने अभी देखी। और तीसरा होगा बाय डिसेंड, मतलब आप उनकी पीढ़ी हो, जो आपके पेरेंट्स हैं वो कहाँ के कौन से सिटीजनशिप को बिलोंग करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको मिलता जाएगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स जिस कंट्री के रेसिडेंट होंगे, जब तक आप 18 ईयर्स के हो तब तक आप आपके पेरेंट्स की जो सिटीजनशिप होगी वही कैरी करोगे। बाय डिसिडेंट इसको बोलेंगे। बाय नेचुरलाइजेशन, के नेचुरली जो प्रोसेस है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा कि अगर कोई पार्टीशन के टाइम पे अगर पाकिस्तान से जो इंडिया में आए हैं तो उनको नेचुरलाइजेशन
अगर बोल सकते हैं तो वैसे अगर उनको मिलेगा, या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी के हिसाब से कि कोई टेरिटरी इनकॉर्पोरेट हो गई इंडिया में तो उनको सिटीजनशिप मिल गया। तो सिटीजनशिप मिलने के यही 5 तरीके हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि सिटीजनशिप मिल जाएगा। लॉस कैसे होगा, ये तो मिलेगा सिटीजनशिप। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप ये होगा, एक तो रिनाउंसिएशन होगा, जो खुद डिसाइड करेगा, बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, रिनाउंस करेगा, छोड़ देगा सिटीजनशिप, खुद ही जाके सरेंडर कर देगा, या फिर बोल देगा मुझे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। तो पहला तो यही होगा। दूसरा ये होगा कि अगर उसे टर्मिनेट किया जा रहा है, वो खुद अपने आप से कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, वो फॉरेन कंट्री का सिटीजन बन रहा है, तो मतलब यहाँ का उसका सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। इन यूजुअल केसेस कहीं कहीं हमने देखा कि ड्यूअल सिटीजनशिप हो सकती है बाय डिप्राइवेशन, मतलब उसे किया जाएगा अगर उसने ऐसा कोई गलत काम किया है तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप 3 ही तरीके से होगा, इसके अलावा कोई चौथा तरीका नहीं है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो होगा जो इंडियन ओरिजिन का बंदा है लेकिन किसी और कंट्री में जाके रह रहा है, मतलब बॉर्न तो वो इंडिया में हुआ है, was citizen of India, immediately become a citizen of other country and registered as OCI by central government। तो वो इंडिया का सिटीजन था, लेकिन वो सिटीजनशिप बनने के बाद बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ अदर कंट्री बन गया, और तो अदर कंट्री बन गया तो इंडिया में वो हो जाएगा OCI, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो वो इंडिया का ही सिटीजन बट रहता वो बाहर है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया इमीजिएटली बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, तो इमीजिएटली वो दूसरे कंट्री का भी सिटीजन बन रहा है। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन होगा, NRI इज अ सिटीजन हु होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट। NRI वो है जो इंडियन पासपोर्ट तो है लेकिन टेम्पररीली गया हुआ है वो। तो दोनों में फ़र्क ये है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया शायद टेम्पररी नहीं गया है, शायद परमानेंटली गया है, लेकिन वो बॉर्न इंडिया का है। NRI कैसा है कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, मैरिज के लिए जा रहे हैं, मैरिज के लिए चलो इसमें कंसिडर ना भी करे, हो सकता है वो वापस आए या नहीं आए, बट एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन के लिए अगर वो जा रहे हैं तो वो नॉन रेसिडेंट इंडियन हुए, क्योंकि वो इंडियन सिटीज़न है, इंडिया का पासपोर्ट है, लेकिन टेम्पररीली माइग्रेट हुए हैं, इमिग्रेट हुए हैं इंडिया से टू अदर कंट्री। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स हैं, जिनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन्स हैं, बट ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट ऑफ अदर कंट्री, बट वो खुद इंडिया, PIO कौन होगा, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया के ओरिजिन है, मतलब उसके घर वाले, उसका पूरा खानदान इधर का है, उसके पेरेंट्स ये है, बट खुद वो दूसरे कंट्री में है, तो उनको बोलेंगे PIO। तो PIO के ही बारे में बात हुई थी कि वो ड्यूअल सिटीजनशिप ले सकते हैं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था। तो द इशू ऑफ सिटीजनशिप प्लेज एन वाइटल रोल इन डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट एंड हेंस सिटीजनशिप इज़ अ सिग्निफिकेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। तो सिटीजनशिप बहुत ज़रूरी है इंडिया के लोगों के लिए पता होना कि क्या है, उस हिसाब से उसके राइट्स, पावर और रूल्स डिसाइड होंगे कि कायदे कानून कौन से उस पर लगने हैं, कौन से नहीं लगने हैं। तो हमने देखा कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन अलग है, नॉन रेसिडेंट इंडियन